पाकिस्तान हमेशा से ये दावा करता रहा है कि तालिबान के साथ उसका कोई गठजोड़ नहीं, लेकिन पाकिस्तान के क्वेटा शहर के पास पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी में गुजरते तालिबान के काफिले के एक वीडियो ने पाकिस्तान के दावों की पोल खोल दी है। ये वीडियो 14 जून का बताया जा रहा है, जिसे उस वक्त शूट किया गया जब तालिबान का काफिला पाकिस्तानी सेना के चेकपोस्ट से होकर गुजर रहा था। पाकिस्तान के फ्रंटियर कोर के बलोचिस्तान क्वेटा बॉर्डर के चेक पोस्ट से गाड़ियों और मोटर बाइक के ऊपर लगे सफेद झंडों के साथ गुजरता ये कारवां तालिबान के आतंकियों का ही है। इसमें नजर आ रहा है कि कई गाड़ियां और बाइक पर सवार लोग झंडे लेकर पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी में पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से गुजर रहे हैं। तालिबान मोटरिस्ट कारवान और मोटरसाइकिलानो कारवान FATF के सामने आतंक पर कार्रवाई करने की नौटंकी करने वाले पाकिस्तान का सच यही है। उसकी सेना अफगानिस्तान में तबाही मचा रहे तालिबान के साथ खड़ी है और ये सब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर किया जा रहा है। इसके अलावा ISI और तालिबान का गठजोड़ अफगानिस्तान के हेलमुंद और कांधार शहर में भी देखने को मिल रहा है, जहां ISI के इशारे पर तालिबान की रजामंदी से लश्कर ने प्रशासनिक भवन, डिस्पेंसरी, अस्पताल और भारत के निर्माण किए हुए 16 स्कूलों को नुकसान पहुंचाया है और कई महत्वपूर्ण इमारतों पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के हेलमंद में 2 बड़े अस्पतालों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इन अस्पतालों में डॉक्टरों और दूसरे स्टाफ को बंधक बना लिया गया है। तालिबान के कमांडर डॉक्टर से घायल आतंकियों का जबरन इलाज करा रहे हैं। इसी तरह कंधार में तालिबान और जैश ए मोहम्मद का गठजोड़ होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक भारत की बनाई इमारतों पर जैश और तालिबान ने कब्जा कर लिया है। खबर है कि तालिबान ने इमारतों में अपने दफ्तर खोल लिए हैं। इन इमारतों में आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया को मिला ये वीडियो हेलमंद का है, जहां तालिबान ने अफगान सुरक्षा बलों के एक हेडक्वार्टर पर कब्जा किया है। दरअसल अमेरिकी फोर्सेस धीरे धीरे करके अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों से हटती जा रही हैं और इन इलाकों पर तालिबान काबिज होता जा रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बगराम, हेलमंद, कंधार जैसे इलाकों से अमेरिका की सेना के हटने के बाद की हैं। कबाड़ नजर आने वाले ये ढेर अमेरिकी फोर्सेस के हथियारों के हैं। इनमें बख्तरबंद गाड़ियां, ट्रक, टैंक और कई तरह के दूसरे उपकरणों को लेजर से पिघलाया गया है। वीडियो में हजारों टन स्टील, आयरन की बोली लगाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक तालिबान के आतंकियों ने हथियारों के कबाड़ की बोली लगवाई है। इस कबाड़ की बड़ी खरीदार पाकिस्तान आर्मी भी है। माना जा रहा है कि कबाड़ के जरिए हथियारों का डिजाइन समझने की कोशिश करने के लिए पाकिस्तान आर्मी इसे खरीद रही है। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि अमेरिकन फोर्सेस के हथियार में इस्तेमाल मेटल का इस्तेमाल रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि इसकी तकनीक को समझने के बाद आतंकी इसका इस्तेमाल नए हथियारों के निर्माण के लिए कर सकते हैं। अमेरिकन फोर्सेस जो हथियार छोड़कर गए हैं, उसका इस्तेमाल भी आतंकी पाकिस्तानी फोर्सेस की मदद से कर रहे हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस अमेरिकी हथियारों की एक्सपर्ट मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कैराना जैसा मामला सामने आया। यहाँ रहने वाले 10 हिंदू परिवारों ने पलायन की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ एक खास मजहब के चंद लोगों ने धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। मामला घर की लड़ाई के साथ साथ लड़कियों की छेड़खानी तक पहुंच गया। अब ये परिवार पलायन करना चाहता है। इन्होंने अपनी दीवारों के रंग पर कुछ बदरंग अक्षर टांग दिए। संदेश 2 थे, लेकिन मायने एक कि अब पलायन करना है। दीवारों पर लिखे कुछ शब्द, गलियों में पुलिस का पहरा, जवानों से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों की मौजूदगी, घर की दहलीज और छतों के आसपास होती हलचल पर टिकी निगाहें। बिना कुछ कहे भी कानपुर का कर्नलगंज इलाका अपनी बेबसी बयां कर देता है। मकान खरीदने वालों की तलाश से लेकर प्रशासन और सत्ता तक अपनी बात पहुंचाने का कोई और जरिया जब किसी को समझ में नहीं आया, तो यहाँ रहने वाले एक खास धर्म के लोगों ने अपने ही घर की दीवारों को इश्तिहार के होर्डिंग और नोटिस बोर्ड में बदल डाला। पलायन की सोच और घर की दीवारों पर लिखे गए इन शब्दों के पीछे क्या है, वो यहाँ रहने वाली महिला के आरोपों से झलकता है। इसलिए बेच रहे हैं, सामने वाली बहुत खतरनाक औरत क्या कह रही है कि यहाँ से खाली करो। क्यों? इसलिए कह रही है कि यहाँ बनेगा। कह रही यहाँ से बनेगा, ऊपर चढ़ के थूकेगी, चर्बी डालेगी, हड्डियाँ डालेगी, मेरे घर में छत में डालेगी। बस यही कह रहे हैं कि मैं स्वाद मिलता है, हम लोग धर्म में आ जाओ तो स्वाद मिलेगा, हम अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे।
ये आरोप अगर बढ़ा चढ़ाकर नहीं पेश किया गया तो मामला बेहद संवेदनशील है, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान के मुताबिक जीने के अधिकारों और हक के खिलाफ है। यानी साफ है कि अगर इसका एक हिस्सा भी सच है तो लड़कियों के साथ छेड़खानी करना कोई छोटा अपराध नहीं है। जिनके घर में बेटियां हैं उनके लिए निश्चित तौर पर ये दहशत की डबल डोज है। यहाँ रहने वाली मीरा ने अब तक जो आरोप लगाए हैं उसे अगर इस बयान से भी जोड़कर देखें तो पलायन की मंशा के पीछे की वजहें बहुत हद तक साफ हो जाती हैं। 2 हमारी पोतेन है यहाँ, उसकी भी लड़कियाँ हैं, 2 ये उनकी लड़कियाँ हैं 18 साल की। भाई ने इसलिए हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बात हल्की नहीं है, ये कानपुर के पुलिस कमिश्नर के बयान से भी साफ हो रहा है। कानपुर पुलिस ने भी माना कि एक बच्ची के साथ छेड़खानी हुई और इसके बाद यहाँ रहने वालों के बीच मारपीट भी। पुलिस के पास इसके सबूत मौजूद हैं और वो पूरे मामले को लेकर सख्त है। लड़की है, बच्ची है, उसके साथ छेड़खानी हुई और उसके बाद ये मारपीट हुई। अलग अलग वर्जन आए, किंतु सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल फ़ोन की इमेजेस से पूरी तरीके से चीज़ें स्पष्ट हुई। जो वांछित व्यक्ति हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ जो साक्ष्य हैं, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इलाके में मुस्तैदी बढ़ा दी है, जिससे लोगों में भरोसा बढ़ा है। मोहल्ले में पहरा शुरू हो गया है और हर पल नजर रखी जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सियासी बू आने से यहाँ रहने वाले कुछ लोगों को पलायन ही आखिरी विकल्प दिखता है। भाई ये कहा गया कि मतलब जो है अभी तो चलो बीजेपी सरकार है, अभी आप जो कुछ करना हो या तो इस केस में सुलह करिए आप, नहीं तो सपा सरकार मार्च में आएगी तो आपका अंजाम क्या होगा ये आप ही जान सकते हो। इन्होंने जो है कई बार हमसे कहा है कि जो है इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, इसमें ये सुविधाएं हैं, ये आप जो है इनको कबूल करिए। तो हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग हिंदू सनातन धर्म के हैं, हम लोग इसी में ही रहेंगे, हम लोग इसमें ही खुश हैं। यूपी में धर्मांतरण के मामले को लेकर एटीएस हरकत में आ गई। पहले के मामले अभी खत्म नहीं हुए थे कि कैराना की तरह कानपुर के कर्नलगंज के मामले ने सनसनी फैला दी। एटीएस कार्रवाई कर ही रही थी, लेकिन कानपुर के कर्नलगंज में दबंगों पर बच्चियों के साथ छेड़खानी और मारपीट का आरोप है। ऐसे में उनकी दबंगई यानी दबदबे से नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में कानपुर को नूरपुर और कैराना जैसी हरकतों से बचाने के लिए पुलिस को समझदारी से काम लेना होगा। दिल्ली के सागर हत्याकांड से सुर्खियों में आए गैंगस्टर काला जखेड़ी पर गिरफ्तारी और इनकाउंटर की तलवार लटक रही है। सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद स्पेशल सेल ने काला जखेड़ी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने काला जखेड़ी के सबसे खास शार्प शूटर नीतीश उर्फ प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। नीतीश की गिरफ्तारी के बाद न केवल काला जखेड़ी और उसके गैंग की लंबी फहरिस्त का स्पेशल सेल को पता चला है, बल्कि कई ताबड़तोड़ वारदातों की सीसीटीवी फुटेज भी स्पेशल सेल के हाथ लगी है। यही वजह है कि अब स्पेशल सेल ऑपरेशन काला पर काम कर रही है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में हत्या, लूट, अपहरण और अवैध वसूली की वारदातों को अंजाम देने वाले काला जखेड़ी गैंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर पहलवान हत्याकांड के बाद से ये गैंग एक बार फिर सुर्खियों में है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब काला जखेड़ी के सबसे करीबी शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया है, नीतीश प्रधान। यही वो शार्प शूटर है जिससे स्पेशल सेल ने गैंगस्टर काला जखेड़ी गैंग की वारदात का कच्चा चिट्ठा हासिल किया है। इस गैंग के हैरान करने वाले वीडियो देखिए। तारीख 6 मार्च 2021, वक्त रात 9:44। काला जखेड़ी गैंग का शार्प शूटर नीतीश प्रधान अपने साथियों को लेकर दिल्ली के छावला में एक शराब के ठेके में जबरन घुस जाता है। उसके साथ ही ठेके में रखी बोतलें तोड़ने लगते हैं। शार्प शूटर नीतीश अपने साथी को ये कहते हुए रोक देता है कि गोली मारकर बोतलें तोड़ेंगे, और वो ऐसा ही करते हैं। वो शराब से भरी बोतलों पर फायरिंग करने लगता है। इस दौरान ठेके पर मौजूद कर्मचारियों को पिस्तौल की नोक पर नीचे बैठा दिया जाता है। नीतीश प्रधान के साथ आए बदमाश भी ठेके में रखी बोतलों पर गोलियां चलाने लगते हैं। इतने में एक बदमाश ठेके में आग लगाने के लिए माचिस की तीलियां चलाता है, लेकिन 2-3 बार नाकाम होने के बाद वो फिर पिस्तौल लेकर ठेके पर मौजूद दूसरे कर्मचारियों को धमकाने लगता है। इसी दौरान काला जखेड़ी का शार्प शूटर नीतीश प्रधान ठेके में रखी बोतलों पर कई राउंड फायरिंग करता है और लगातार धमकियां देता रहता है। जाते जाते गैंग का एक बदमाश ठेके के कैश काउंटर पर बैठे युवक को थप्पड़ मारता है। इसके बाद जब नीतीश वापस जाने लगता है तो एक बदमाश ठेके के बाहर की ओर से कैश काउंटर की ओर हाथ बढ़ाकर एक बार फिर गोली चलाता है। पुलिस के मुताबिक काला जखेड़ी गैंग के नीतीश ने यहाँ लूटपाट की और धमकी देकर चला गया। गैंगस्टर काला जखेड़ी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि हाल में ही गिरफ्तार उसके सबसे खास गुर्गे नीतीश प्रधान ने स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के सामने खुलासा किया है कि काला दुबई और मलेशिया नहीं बल्कि भारत में ही कहीं छिपा हुआ है।
यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में काला की गिरफ्तारी और इनकाउंटर के लिए लगातार दबिश दे रही है। पुलिस को शक है कि सागर हत्याकांड से नाराज सुशील पहलवान के खिलाफ काला कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, उस पर हमला भी करवा सकता है। यही वजह है कि अब काला के गुर्गों के जरिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काला तक पहुंचने के लिए एक ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी में है। छत्रसाल स्टेडियम में सागर की हत्या के बाद जिस तरह से काला जठेड़ी गैंग लगातार दिल्ली एनसीआर में वारदात को अंजाम दे रहा है, उससे पुलिस को यह आशंका है कि गैंगस्टर काला उर्फ संदीप भी आसपास हो सकता है, क्योंकि जब से सुशील पहलवान ने सागर की हत्या के दौरान काला जठेड़ी के भतीजे सोनू महाल को पीटा है, तब से उसका गैंग बौखलाया हुआ है और काला जठेड़ी अपने गैंग का खौफ फैलाने के लिए लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा है। 6 मार्च को ही दिल्ली के एक सिविल डिफेंस के कर्मचारी की अपहरण करके हत्या कर दी गई। काला जठेड़ी गैंग का शार्प शूटर नीतीश एक वैगनार में बदमाशों के साथ आता है। रात करीब 1 बजे गाड़ी से नीतीश और उसके साथी एक युवक को खींचकर बाहर निकालते हैं, उसे मारते पीटते हुए एक गली में ले जाते हैं। सबके हाथों में पिस्तौल थी। गली में ले जाकर सिविल डिफेंस कर्मचारी की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद गैंग के लोग फरार हो जाते हैं। जनवरी से लेकर अब तक इस तरह की करीब 50 वारदात के सबूत पुलिस को मिल चुके हैं। स्पेशल सेल के काला जठेड़ी गैंग के छिपने के ठिकाने और गैंगस्टर काला उर्फ संदीप के बारे में शार्प शूटर नीतीश से पूछताछ की जा रही है। सारी जानकारी हासिल करने के बाद स्पेशल सेल इस नतीजे पर पहुंची है कि जिस काला जठेड़ी के दुबई में होने की बात कही जा रही थी, वो दिल्ली के आसपास छिपा हो सकता है, क्योंकि सुशील पहलवान द्वारा अपने भतीजे की पिटाई की खबर देखने के बाद वो बदला लेने के लिए बेचैन है। सुशील पहलवान ने भी काला जठेड़ी गैंग से जान का खतरा बताया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर काला जठेड़ी के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया है, उसमें स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने अब तक काला के 20 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक शार्प शूटर नीतीश ने खुलासा किया है कि काला दिल्ली एनसीआर में कहीं छुपा हुआ है। यही वजह है कि अब इनकाउंटर के लिए स्पेशल सेल की टीमें काला की तलाश में है और उसको किसी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो का नया 5G जियो फोन नेक्स्ट फोन लॉन्च करने का ऐलान किया। मुकेश अंबानी ने एजीएम में कई बड़े ऐलान किए और कोरोना काल में कंपनी की कई बड़ी उपलब्धियों को भी गिनाया। बताया गया कि जियो के नए 5G फोन की इंटरनेट स्पीड बहुत तेज होगी। जियो फोन नेक्स्ट गूगल के साथ मिलकर बनाया गया है। इस फोन में गूगल और जियो के सभी ऐप चलेंगे। जियो फोन नेक्स्ट सस्ता स्मार्टफोन होगा जिसे ज्यादातर लोग अफोर्ड कर सकेंगे। गणेश चतुर्थी के दिन जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च किया जाएगा, यानी 10 सितंबर से जियो फोन नेक्स्ट बाजार में मिलेगा। Jio Phone Next is powered by an extremely optimized version of the Android operating system that has been jointly developed by Jio and Google specially for the Indian market. While being ultra affordable, Jio Phone Next is packed with cutting-edge features like voice assistant, automatic read aloud of screen text, language translation, smart camera with augmented reality filters and much more. RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एजीएम को संबोधित करते हुए कहा कि कंपनी ने कोरोना काल में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। Throughout the COVID crisis, our Reliance family has risen to the occasion with a sense of purpose and national duty. Our entire organization has become energized with the spirit of service. Every single employee has participated directly or indirectly in the fight against COVID and become a goodwill ambassador of Reliance. मुकेश अंबानी ने कहा कि RIL ने पिछले 1 साल में 75,000 नई नौकरियां दी हैं। प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस देश की सबसे बड़ी कस्टम और एक्साइज ड्यूटी पे करने वाली कंपनी है। रिलायंस देश की सबसे बड़ी मर्चेंटाइज एक्सपोर्टर है और साथ में सबसे अधिक जीएसटी, वैट और इनकम टैक्स देती है। मुकेश अंबानी ने कहा कि पिछले 1 साल में कंपनी ने 3,24,000 करोड़ इक्विटी कैपिटल से जुटाए हैं। उन्होंने कहा कि वो इस बात से खुश है कि कंपनी के रिटेल शेयर होल्डर्स को राइट्स इशू से 4 गुना रिटर्न मिला है। मुकेश अंबानी ने कंपनी के ग्रीन एनर्जी मेगा प्लान का भी ऐलान किया। गुजरात के जामनगर में RIL के ग्रीन एनर्जी प्लांट का काम शुरू हो चुका है। 5,000 एकड़ में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स विकसित करने का काम चल रहा है। रिलायंस के ग्रीन एनर्जी बिजनेस में 60,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। I am happy to inform you that we have started work on developing the Dhirubhai Ambani
green energy giga complex on 5,000 acres in Jamnagar. It will be amongst the largest such integrated renewable energy manufacturing facilities in the world. मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस वैल्यू चेन पार्टनरशिप और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर 15,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। मुकेश अंबानी ने एजीएम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के ग्लोबल होने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कंपनी के ग्लोबल प्लान्स के बारे में भी बताया जाएगा। अंबानी ने बताया कि सऊदी आरामको के यासिर अल रुमायन को रिलायंस के बोर्ड में शामिल किया गया है और ये कंपनी के ग्लोबल बनने की शुरुआत है।